अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग ने MTS 641 के मॉड्यूल नंबर 38 तक कवर कर लिए थे और आज इंशाल्लाह हम लोग मॉड्यूल नंबर 39 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका टॉपिक है डायमेंशन। अब डायमेंशन क्या होते हैं? फंक्शनल एनालिसिस में डायमेंशन किसे कहते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सब स्पेस ऑफ बेसिस इज कॉल्ड डायमेंशन। कि किसी भी सब स्पेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। अब इसकी टू टाइप्स होती हैं, एक होती है फाइनाइट डायमेंशियल वेक्टर स्पेस और एक होता है इनफाइनाइट डायमेंशियल वेक्टर स्पेस। फाइनाइट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं और इसमें इनफाइनाइट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो किसी भी सब स्पेस में होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, तो उसको कहते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट डायमेंशियल वेक्टर स्पेस। अब इसकी एग्जांपल गिवन है, एलिमेंट ऑफ बेसिस ऑफ Rn आर E1 E2 E3 अप टू सो ऑन। उन्होंने एलिमेंट्स में बताया किसके? R की पावर n के, जो कि हैं E1 E2 E3 अप टू सो ऑन। अब E1 को आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, E1 है 1 0 अप टू सो ऑन 0। अब ये E2 है, देखें ये En तक है, तो आपने E1 से स्टार्ट करना। E1 में जस्ट ये 1 ना होगा, बाकी सारे 0। E2 में दूसरे नंबर वाला 1 होगा, बाकी सब 0। En में सारे 0 होंगे, जस्ट लास्ट वाला 1 होगा। तो इसको आप लोग क्या कहते हैं? कोनोनिकल बेसिस ऑफ Rn। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पेपर में रिपीट होने वाला है, कोनोनिकल बेसिस। तो इसको आपने अच्छे से करना है। ये इसकी डेफिनेशन है, जिसमें आपने पहले ये लिखेंगे और इसको बोलेंगे क्या है? कोनोनिकल बेसिस है। नेक्स्ट आपके पास सिमिलैरिटी इन Cn स्पेस एंड डायमेंशन। CAB is infinite dimensional vector space because there is no finite set which can span set of function। अभी जो CAB है इसमें भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट डायमेंशियल वेक्टर स्पेस। जो I की पावर 2 है ये भी क्या है? इनफाइनाइट डायमेंशियल वेक्टर स्पेस है। तो ये आपके MCQs में दोनों पूछ सकते हैं, तो इनको अपने माइंड में रखिएगा। एवरी नॉन एम्प्टी वेक्टर स्पेस, जो नॉन एम्प्टी होती है हैज़ अ बेसिस, उसकी एक बेसिस होती है नॉन। ये भी आपके जस्ट MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास एक थ्योरम है, ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। लेट एक्स बी नॉन एन डायमेंशियल वेक्टर स्पेस। एक्स के जो डायमेंशियल वेक्टर स्पेस है वो क्या है? n है। देन एनी प्रॉपर सब स्पेस y ऑफ x हैज़ डायमेंशन लेस देन n, तो उसकी जो सब स्पेस होगी x की क्या है? n है। जो उसकी सब स्पेस है y, उसकी क्या होनी चाहिए? लेस देन n होनी चाहिए, मतलब इस n से छोटे होनी चाहिए। ये स्पेस है और ये क्या है? सब स्पेस है y। जब स्पेस का n है तो सब स्पेस का क्या होना चाहिए? लेस देन n होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने सपोज किया है n इज इक्वल टू 0। अगर n आपके पास 0 है तो कोई भी प्रॉपर सब स्पेस नहीं होगी, तो आप कह सकते हैं कि जब n 0 है तो इसमें डायमेंशन y भी क्या होगी? 0 होगी। तो इस केस में क्या है? x और y एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं। लेकिन जो हमने पढ़ा था अभी लास्ट वीडियो में, हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रॉपर सबस्पेस, इम्प्रॉपर सबस्पेस। प्रॉपर सबस्पेस में क्या होता है? इज़ नॉट इक्वल, मतलब ये इक्वल नहीं होते। सबस्पेस और स्पेस क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, इन n को 0 पुट करने के बाद इसका अगर हमने इसको 0 लिया है, n इज इक्वल टू 0, मतलब कि अगर हमने x को 0 लिया है तो y भी क्या आ गया? 0। तो ये दोनों तो एक दूसरे के इक्वल आ गए। इक्वल नहीं आने चाहिए। अगर इक्वल आ गए तो इसका मतलब है प्रॉपर सबस्पेस नहीं है वो, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में गिवन है कि वो प्रॉपर सबस्पेस है। तो इसी वजह से हम अब क्या करेंगे? हम n को 0 नहीं लेंगे, हम लेंगे कि डायमेंशन y इज़ लेस देन डायमेंशन ऑफ x। ठीक है, हम प्रॉपर सबस्पेस अब लेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब इसके लिए अगर हम करते हैं, अब हम सपोज करते हैं कि जो डायमेंशन y है वो भी n है, लेकिन हम क्या करें? हम कंट्राडिक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो गिवन है ना वो है कि उसकी जो डायमेंशन है वो लेस देन n है। लेकिन अब हम जो यहाँ पे सपोज कर रहे हैं ना वो है डायमेंशन y इज़ इक्वल टू n। अब इसमें देखें, इसमें मतलब कि जो नंबर ऑफ बेसिस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? n है। अगर इसमें n है तो इसका मतलब है जो y है, स्पेस है, उसमें भी कितने होंगे? n होंगे। तो यहाँ पर देखें कंट्राडिक्शन आ रही है। ये भी वही कंट्राडिक्शन है कि आपने लिया प्रॉपर सबसेट, और प्रॉपर में क्या होता है? इन दोनों के जो डायमेंशंस हैं ये इक्वल नहीं आती, लेकिन यहाँ पर ये दोनों इक्वल आ गई हैं। इसका मतलब कि जो हमने कंट्राडिक्शन किया, जो हमने सपोज किया था, ये सपोज हमने गलत किया था, बल्कि हमने क्या सपोज करना चाहिए था? डायमेंशन y क्या होगी? लेस देन n होगी। आप अपने वर्डिंग में भी इसको लिख सकते हैं, अपने वर्डिंग में भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड इसका रट्टा ही लगाएं, तो अगर आप इसको ऐसे भी करेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझे एक बार। क्वेश्चन के स्टेटमेंट है आपके पास कि एक आपके पास वेक्टर स्पेस है x, ठीक है, उसमें कितने डायमेंशियल है? n डायमेंशियल है वो, और अगर उसके एक सबस्पेस में प्रॉपर सबस्पेस, प्रॉपर सबस्पेस में आपको पता होना चाहिए कि उसमें सबस्पेस एंड स्पेस ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो इसमें जो डायमेंशन हो गया वो क्या होनी चाहिए? लेस देन n होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोगों ने लिया n इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि आप क्या करें? आप x
को 0 ले रहे हैं। जब n इक्वल टू 0 है, एक्स इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है कोई भी प्रॉपर सब स्पेस नहीं होगी तो y भी क्या हो जाएगा 0। अगर y भी 0 हो जाएगा इसका मतलब डायमेंशन y इज इक्वल टू 0 है। तो ये तो इन दोनों का आंसर सेम आ गया, तो हमें पता है कि ये इज़ नॉट इक्वल होना चाहिए। इसी वजह से हम अब सपोज करने लगे हैं कि y क्या है, प्रॉपर सब स्पेस है x का, और इसमें जो डायमेंशन ऑफ y है वो लेस देन है डायमेंशन ऑफ x के। अब यहाँ पे आपने कंट्राडिक्शन के थ्रू इस चीज़ को सॉल्व किया। आपने सपोज किया कि डायमेंशन y क्या है वो n के इक्वल है। अगर डायमेंशन y n के इक्वल है तो इसमें कितने भी बेसिस ऑफ n एलिमेंट दैट बेसिस वुड आल्सो बी अ बेसिस फॉर x। जो इसके एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो x के भी एलिमेंट होंगे। तो इसका मतलब है कि जब डायमेंशन y इज इक्वल टू n है तो डायमेंशन x इज इक्वल टू भी n हो जाएगा। तो इन दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ जाएगी जो हमने सपोज किया उसकी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अगर y है जो प्रॉपर सबसेट है x का, मतलब y क्या है, x का सबसेट है, y जो सब स्पेस है x की, मतलब ये वेक्टर स्पेस है, ये सब स्पेस है। आप इसको सबसेट पे कह सकते हैं कि y क्या है, x का सबसेट है, विच मीन्स x एंड y आर नॉट इक्वल। x और y के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर सब स्पेस की बात हो रही है, यहाँ पे प्रॉपर में इक्वल नहीं होते। x एंड y को क्या होना चाहिए, एक दूसरे के इक्वल नहीं होना चाहिए, और जब इक्वल नहीं होते तब आप इसको क्या कहते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये भी आपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो सेट हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ वेक्टर्स इन y मस्ट हैव लेस एलिमेंट देन n। तो हम यही बोलेंगे कि जितने भी y में एलिमेंट्स हैं, ये वेक्टर्स हैं, वो क्या होने चाहिए, n से लेस देन होने चाहिए। तभी ये जो आपने प्रॉपर सब स्पेस की आपने यहाँ पे बात किया वही वाली कंडीशन फुलफिल होगी। अदरवाइज अगर आप इन दोनों को इक्वल ले लेंगे तो प्रॉपर सब स्पेस वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉपर सब स्पेस ही गिवन है। तो हमने बताना है कि एक्स और वाई क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है मॉड्यूल नंबर 40। मॉड्यूल नंबर 40 में है नॉर्म। नॉर्म भी आप लोग काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। नॉर्म ऑन रियल और कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस एक्स रियल वैल्यू फंक्शन। ये भी क्या रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स पे एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसको आप कैसे शो करवाते हैं, ऐसे। ये आप लोग बहुत दफ़ा कर चुके हैं कि आप नॉर्म को कैसे शो करवाते हैं, ऐसे शो करवाते हैं। आपको MCQ में पूछ सकते हैं, डेफिनेशन में इसकी प्रॉपर्टीज़ आपके आ सकती हैं। एक्स का जो नॉर्म है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एक ये इसकी प्रॉपर्टी है। एक्स का नॉर्म कब 0 के इक्वल होगा, जब एक्स 0 होगा, ये सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी। जब नॉर्म 0 होगा तब x भी 0 होगा, ठीक है। अब आप अगर इसको कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं देन इसका नॉर्म ले रहे हैं, तो जो कांस्टेंट नंबर होगा वो स्टार्ट में आ जाएगा और ये नॉर्म वाला x वाला नॉर्म ये सेपरेट हो जाएगा। अगर आप इस तरह करें x प्लस वाई, तो ये वाली कंडीशन याद रखिएगा, इसमें ये कंडीशन है लेस देन इक्वल टू, ठीक है। जो x प्लस वाई इन दोनों को प्लस करने के बाद अगर आप नॉर्म लेंगे तो वो लेस देन इक्वल टू होगा, किससे कि अगर आप इन दोनों का सेपरेट नॉर्म लें, x का सेपरेट लें प्लस y का सेपरेट लें। अब ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ है आपके MCQs में बहुत रिपीट होती हैं और ये आपकी प्रॉपर्टीज़ आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट आपके पास है नॉर्म मैट्रिक। नॉर्म मैट्रिक क्या होता है, और नॉर्म एक्स ऑन डिफाइंस ऑन मैट्रिक डी ऑन एक्स विच इज गिवन बाय। अब यह डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। मैट्रिक में आपको पता है हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे यही उन्होंने डिस्टेंस लिया है डी एक्स वाई, और डी एक्स वाई आपको पता है एक्स माइनस वाई के इक्वल होता है, लेकिन हम यहाँ पे नॉर्म की बात करें तो यहाँ पे हम नॉर्म भी लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अभी उसकी किसी प्रॉपर्टी का भी हमने डिस्कस किया था कि एक्स प्लस वाई क्या होता है, लेस देन इक्वल टू होता है एक्स का नॉर्म प्लस वाई का नॉर्म, ये चीज़ याद रखनी है। और अगर माइनस आ जाए, मतलब यहाँ पे अगर हो वाई का नॉर्म माइनस एक्स का नॉर्म, तो तब ये लेस देन इक्वल टू होगा इससे, मतलब ये दोनों देखिए चीज़ें अपोजिट हैं। इसमें है कि पहले आप प्लस करें देन नॉर्म लें, वो लेस देन इक्वल टू होगा किससे, इनको सेपरेट नॉर्म लेके प्लस करने से। और जब माइनस की बात होगी, अगर आप इनको पहले सेपरेट इनको नॉर्म लें, वाई का नॉर्म माइनस एक्स का नॉर्म, ये लेस देन इक्वल टू होगा किससे, इन दोनों को माइनस करने के बाद फुल इनका नॉर्म लेने के। ये प्रॉपर्टी जो दो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन भी है इसमें, तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है कि x प्लस वाई किससे लेस देन इक्वल टू होता है, और y का नॉर्म माइनस x का नॉर्म ये कब लेस देन इक्वल टू होते हैं। नॉर्म इज रियल वैल्यूड फंक्शन, तो इट इज कंटिन्यूस फंक्शन, इट मीन्स वी डिफाइन नॉर्म ऑन x, इट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ नॉर्म। तो आप यहाँ पे इसको अगर आप किसी भी स्पेस पे इसको नॉर्म को अप्लाई करवाएं तो आप इसको ऐसे लिखेंगे x डॉट x कोमा, या आपने यहाँ पे लिखा डॉट और इस पर आपने नॉर्म को अप्लाई करवा दिया, सिंपल। नॉर्म स्पेस नेक्स्ट की थोड़ी सी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, नॉर्म स्पेस x इज वेक्टर स्पेस विद नॉर्म डिफाइंड। आपने कोई भी एक वेक्टर स्पेस लिया x, उसके ऊपर आपने नॉर्म को डिफाइन करवा दिया, तो इसको आप क्या बोलेंगे, नॉर्म स्पेस बोलेंगे। ये आपने एक वेक्टर स्पेस ली, उस पर आपने नॉर्म को अप्लाई करवाया, तो ये क्या बन गई, नॉर्म स्पेस बन गई। बेनर स्पेस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके MCQ में बहुत पूछते हैं। ये इसके किसे कहते हैं, बेनर स्पेस कंप्लीट नॉर्म स्पेस को कहते हैं। आपके MCQs में 100% ये चीज़ रिपीट होती है। नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल, ये कोलाइडियन स्पेस r की पावर n। अब इसमें दिस इज अ मैट्रिक स्पेस एंड एलिमेंट्स आर एन इन एन। अब इसमें ना आपने सिंपल ये करना है, पहले आपने लिया एक एक्स ईटा 1 ईटा 2 ईटा 3 सॉरी एप्सिलॉन नॉट 1 एप्सिलॉन नॉट 2 अप टू सो ऑन एप्सिलॉन नॉट n। जब आप लेंगे ना इसका नॉर्म, तो आपने क्या करना है, इसका ईटा 1 एप्सिलॉन नॉट 1
इसका नॉर्म लेने के बाद इसका स्क्वायर प्लस ईटा एप्सिलॉन नॉट 2 इसका स्क्वायर अप टू सो ऑन एप्सिलॉन नॉट एन इसका स्क्वायर होल आपने लेना है इसका स्क्वायर रूट। अब आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे आपने लिखना है एप्सिलॉन नॉट आई इसका स्क्वायर और होल पावर 1/2। अब अगर आपने एक और चीज़ लेनी है, आप अगर ले एक्स की आपने ये वैल्यू ली, वाई की आप ले ईटा 1 ईटा 2 अप टू सो ऑन, डी एक्स वाई का आपको पता है एक्स माइनस वाई के नॉर्म के इक्वल होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ईटा 1 इसका स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन नॉट 2 माइनस ईटा 2 इसका स्क्वायर अप टू सो ऑन एप्सिलॉन नॉट n माइनस ईटा n इसका स्क्वायर होल पावर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर जस्ट x की बात होगी तो आप इसको जस्ट इसका स्क्वायर लेके लिखेंगे, और अगर दो मतलब 2 डायमेंशनल की बात हो जिसमें x और y दोनों हो, देन आप इसको ऐसे लिखेंगे। और ये आपने सपोज किया है कि x इसके इक्वल है और y इसके इक्वल है, तो आप dxy कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट से, इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट से माइनस करके उसका स्क्वायर लेना है, देन आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है। स्पेस i की पावर p की जब बात होगी, सेम यही काम आपने करना है जो आपने ऊपर किया, आपने उसी तरह x एंड y लिए, उसी तरह आपने इसको लिखना है। बस यहाँ पे देखें, यहाँ पे बात हो रही है स्क्वायर की और होल पावर 1/2, यहाँ पे जस्ट आपने यहाँ p कर देना है और यहाँ पे होल पावर क्या हो जाएगी 1/2, बाकी सेम टू सेम वही है। अगर जस्ट x की बात होगी तो यहाँ पे जस्ट आएगा एप्सिलॉन नॉट j, और अगर डी एक्स वाई एक्स माइनस वाई की बात होगी तब यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन नॉट j माइनस ईटा j, क्योंकि आपने x की ये वैल्यू ली है, y की ये वैल्यू ली है, तो जब आप इसका डिस्टेंस लेंगे तो ये आएगा होल पावर p और p देन होल पावर 1/p, क्योंकि यहाँ पे क्या है आयोटा की पावर p है। अगर आयोटा की पावर इन्फिनिटी हो इस स्पेस में आप यहाँ पे सुप्रीमम लेते हैं, सुप्रीमम एप्सिलॉन नॉट j, ठीक है, और इसमें कोई भी चेंज नहीं है। नेक्स्ट है स्पेस सी ए बी। अब ये भी क्या है, ये भी एक दिस इज स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज सेट, ये क्लोज सेट में हम इसको डिफाइन करते हैं। ये भी क्या है कि रियल वैल्यूड फंक्शन ही है। इसमें आप कैसे लिखते हैं, एक्स का नॉर्म किसके इक्वल होता है, मैक्सिमम एक्स ऑफ टी के। स्पेस आई की पावर इन्फिनिटी में सुप्रीमम के इक्वल होता है, और स्पेस सी ए बी में किसके इक्वल होता है, मैक्सिमम एक्स ऑफ टी के इक्वल होता है। इसको मिक्स नहीं करना, इस फॉर्म में आप इसको ऐसे लिखते हैं, और ये आर की पावर एन के केस में, ये आर की पावर एन का केस है ये वाला, और इसमें आप इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे मिक्स नहीं करना। ये भी क्या है, एक नॉर्म स्पेस है। ये सारे क्या है, नॉर्म स्पेस के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आपके पास है यूनिट स्फीयर। यूनिट स्फीयर क्या होता है, स्फीयर विद सेंटर 0 एंड रेडियस 1। ठीक है, इसको याद रखना है। इसमें सेंटर क्या होता है, 0 होता है, रेडियस क्या होता है 1 होता है, और इसको आप इस फॉर्म में लिखते हैं। इसको आप क्या कहते हैं, यूनिट स्फीयर कहते हैं, जिसमें आपके पास रेडियस 1 होता है और सेंटर क्या होता है 0 होता है। इसको आप एक्स का नॉर्म इसमें किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इन नॉर्मल स्पेस एक्स इज कॉल्ड यूनिट स्फीयर। इस नॉर्मल स्पेस को आप क्या कहते हैं, यूनिट स्फीयर कहते हैं। इन और इसमें आप सब उन पॉइंट्स के को कलेक्ट करते हैं जो इक्वल टू 1 होते हैं, इसको आप लोग कहते हैं यूनिट स्फीयर। अगर यहाँ पे बात हो रही है 2 - 3 की, आपने लेना है इसका नॉर्म, तो पहले आप इस 2 का लेंगे प्लस फिर -3 का। अब देखें, आपको पता है इस मोड की वजह से जो प्लस भी होता है, वो जो माइनस होता है वो भी प्लस में चेंज हो जाता है। तो 2 प्लस -3 पॉजिटिव 3 हो जाएगा। 2 + 3 का आंसर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। इस तरह अगर आप नॉर्म लें 1 0 का, इसके भी 1 आएगा। 0 1 का लें, इसका भी 1 आएगा। -1 0 का लें, इसका भी 1 आएगा। 0 - 1 का लें, इसका भी 1 आएगा। क्यों, क्योंकि नॉर्म में जो माइनस को होता है वो भी पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, तो इस वजह से इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, ये सब का आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। ये उन्होंने वैसे एग्जाम्पल दी हुई है। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर एक्स का नॉर्म है या एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट 2 इन दोनों का स्क्वायर होल पावर 1/2, अगर इसके इक्वल हो तो आपने बताना कि यूनिट स्फीयर में आप इसको कैसे लिखेंगे। यूनिट स्फीयर में आपको पता है कि जो एक्स का नॉर्म होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो आप इसको 1 के इक्वल रखेंगे। यहाँ पे 1/2 को ख़त्म करने के लिए हम बहुत साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट 1 का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर अनदर एग्जाम्पल में है कि आपके पास एक्स का नॉर्म हो और वो इक्वल हो मैक्सिमम एप्सिलॉन नॉट 1 एप्सिलॉन नॉट 2, मतलब आपको 2 वैल्यू दी हुई हैं, आपने उनका मैक्सिमम बताना है। तो मैक्सिमम आपको पता है 2 होगा 3, क्योंकि ये -3 है, लेकिन ये नॉर्म में जब जाएगा तो ये पॉजिटिव 3 हो जाएगा। तो 2 मैक्सिमम है, 3 मैक्सिमम है, तो आप यहाँ पे 3 लिख देंगे। ये भी एक नॉर्म की एग्जांपल है। ये इसमें यूनिट स्फीयर की बात हो रही थी, और ये वाली भी क्या है, इसमें भी आपने नॉर्म बताना था। ये बहुत ईजी एग्जांपल्स हैं, ये अक्सर आपके एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट आपके पास है मॉड्यूल नंबर 43। इसमें सब स्पेस। अब सब स्पेस क्या होता है, आपके पास कोई भी एक स्पेस है, नॉर्म स्पेस एक्स, आपने लेनी है उसकी सब स्पेस। अब उस सब स्पेस पे आप लोगों ने नॉर्म को डिफाइन करवाना है, ठीक है। और उसके लिए 2 कंडीशंस होती हैं। एक कि नॉर्म ऑन एक्स टू, मतलब आप अगर आप एक्स पे नॉर्म को अप्लाई करवा रही हैं तो एक्स क्या होना चाहिए, सबसेट एक्स टू सबसेट वाई। मतलब ये है कि जो वाई क्या होना चाहिए, एक्स का सबसेट होना चाहिए।
मतलब जो नॉर्म आप अप्लाई करवाएं उसमें जो y होना चाहिए वो x का सबसेट होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन होना चाहिए इफ़ y इज़ क्लोज इन x, x जो है y जो है वो क्लोज होना चाहिए x में, देन आप उसको क्या बोलेंगे, क्लोज सबस्पेस ऑफ x। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, सबस्पेस y ऑफ नॉर्म स्पेस x इज सबस्पेस ऑफ x। मतलब कोई भी आपके पास एक सबस्पेस y है x की, आप उसको कब बोलेंगे, सबस्पेस ऑफ x कंसिडर्ड एज अ वेक्टर स्पेस विद नॉर्म ऑब्टेन्ड बाय रिस्ट्रिक्टिंग द नॉर्म ऑन x टू सबसेट y। एक जो y है उसको सबसेट होना चाहिए x का, सेकंड जो y है वो क्लोज होना चाहिए x में, देन आप बोल सकते हैं जो सबस्पेस ऑफ y है वो क्या है, सबस्पेस है x का। मतलब y क्या है, वो x की सबस्पेस है। थोड़ी सी नॉन टफ वर्डिंग में लिखे हुए, अगर आप इसको जस्ट समझ लें कि आप किसी भी स्पेस को सब स्पेस आप x की सब स्पेस कब बोलेंगे y को, जब वो जो y है वो सबसेट हो x का, और दूसरा जो y है वो क्लोज हो x में। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेस i की पावर p आर सब स्पेस y और बेन स्पेस x इज स्पेस ऑफ x। अगर आपके पास जो इस एज नॉर्म स्पेस वी डोंट रिक्वायर वाई टू बी कंप्लीट, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक स्पेस है वो कंप्लीट है, तो इसका मतलब नहीं है कि जो सब स्पेस होगी वो भी कंप्लीट होगी। ये इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि वी डोंट रिक्वायर वाई टू बी कंप्लीट। अगर आपके पास एक एक्स है वो बेनस स्पेस है, बेनस का मतलब आपको भी मैंने बताया कंप्लीट होता है, मतलब अगर एक्स कंप्लीट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो वाई है वो भी कंप्लीट हो। ठीक है, नेक्स्ट है थ्योरम सबस्पेस y और बेन स्पेस x इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ। आप कब बोलेंगे कि y जो सबस्पेस y है वो कंप्लीट है, इफ द सेट y इज क्लोज इन x। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर एक x कंप्लीट है तो इसका मतलब नहीं है कि y भी कंप्लीट हो, y इसकी सबस्पेस है। अगर स्पेस कंप्लीट है तो इसका मतलब नहीं है कि y भी कंप्लीट हो। लेकिन अगर आप कहते हैं कि y को है वो बेन स्पेस होना चाहिए, कंप्लीट स्पेस होना चाहिए, तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो y है वो x में क्लोज होना चाहिए। ये बात नहीं आपके MCQs में पूछते हैं और ये MCQs आपके यहीं से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कन्वर्जेंस इन नॉर्म स्पेस मैट्रिक फंक्शन। इसमें देखें ये डी एक्स वाई किसके इक्वल है, एक्स माइनस वाई के नॉर्म के। फॉर कन्वर्जेंस वी डिफाइन, कन्वर्जेंस के लिए आपने क्या करना है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस एक्स, इसका आपने लेना नॉर्म इज इक्वल टू 0। कन्वर्जेंस के लिए ये चीज़ जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। और काशी सीक्वेंस क्या होता है, आ सीक्वेंस एक्स एन इन नॉर्म स्पेस एक्स इज कॉल्ड काशी सीक्वेंस। आप उसको कब बोलेंगे कि वो काशी सीक्वेंस है, फॉर एवरी एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन 0 एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कन्वर्जेंस के लिए इस चीज़ को किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के, और काशी सीक्वेंस के लिए इस चीज़ को किसके इक्वल होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होना चाहिए। ये लेस देन एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे इक्वल टू 0, ये दो बातें आपने कन्वर्जेंस में और काशी सीक्वेंस के लिए याद रखनी है। नेक्स्ट आपके पास है नॉर्म स्पेस। नॉर्म स्पेस में कन्वर्जेंस टू इनफाइनाइट सीरीज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट हम इसको एक नज़र देख लेते हैं। सीक्वेंस एक्स के इज एसोसिएटेड विद सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एस एन को आपने लिखा x1 प्लस x2 अप टू सो ऑन x की पावर n वेयर n इज इक्वल टू 1। अब ये कन्वर्ज कब करेगा, जब ये वाली जो सीरीज़ है ये कन्वर्ज करेगी। एस एन कब कन्वर्ज करेगा, उसका जो सम है वो कब कन्वर्ज करेगा, जब ये वाली जो चीज़ है ये कन्वर्ज करेगी। ये कब कन्वर्ज करेगी, कन्वर्जेंस के लिए आपको पता है क्या रूल हमने अभी यहाँ पे देखा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस एक्स के इक्वल होना चाहिए 0 के। यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखा, बस उन्होंने x को s के साथ चेंज कर दिया, एस एन माइनस एस अप्रोचेस टू 0। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x1 का नॉर्म x2 का नॉर्म अप टू सो ऑन, ये कन्वर्ज करेगा, तो ये क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। इसमें ना कोई क्वेश्चन था, इसमें जस्ट उन्होंने यहाँ पे हेडिंग दी कन्वर्जेंस टू इनफाइनाइट सीरीज। अगर ये थ्योरम होता तो आपके पेपर में आ सकता था, अगर ये एग्जांपल होती तो ये आपके पेपर में आ सकती थी। तो इसमें जस्ट आप इतना याद रखें, एक सीक्वेंस उन्होंने दिया x1 x2 अप टू सोन xn, ये कब कन्वर्जेंट होगा, जब ये सारा कन्वर्जेंट होगा। और ये कब होता है कन्वर्जेंस, अभी हमने पढ़ा जब ये s माइनस एस एन माइनस एस ये किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा। देन आपका जो नॉर्म वाली सीरीज है वो भी कन्वर्ज होगी और इसको आप क्या बोलेंगे, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोलेंगे। इसको जस्ट ऐसे ही देख लें। नेक्स्ट बेसिस है, बेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन नॉर्म स्पेस एक्स इज कॉशी सीक्वेंस फॉर एवरी एप्सिलॉन नॉट इज ग्रेटर देन 0। ये अभी हमने अभी इसी टॉपिक में इसी वीडियो में आई थिंक टॉपिक नंबर स्टार्ट वाला टॉपिक ये देखें, ये अभी हम इस चीज़ को डिस्कस करके गए हैं कि E1 को आप कैसे लिखेंगे, E2 को कैसे लिखेंगे, EN को कैसे लिखेंगे। इसी को कहते हैं कोनोनिकल बेसिस। और ये आपके पेपर में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। E1 इसके इक्वल है, E2 में यहाँ पे 1 आ जाएगा और EN में यहाँ पे 1 आ जाएगा, E3 में 3rd नंबर पर 1 होगा, अप टू सो ऑन। इसको क्या कहते हैं, कोनोनिकल बेसिस कहते हैं।
नेक्स्ट आपके पास है एलिमेंट्स आर स्पैनिंग एंड आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। एलिमेंट्स कब लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं? यहाँ पे आपने सपोज किया आपके पास एक्स है, अल्फा 1 E1 अल्फा 2 E2 अल्फा 3 ET अप टू सो ऑन अल्फा एन EN। आप इसको नॉर्म के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक्स माइनस क्या होता है? एक्स माइनस वाई होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा 1 E1 अल्फा 2 E2 प्लस अप टू सो ऑन अल्फा एन EN। ये कहाँ पे हो रहा है? जीरो पे। इफ दिस कंडीशन इज होल्ड देन वी से इट इज बेसिस इन नॉर्म स्पेस। अगर ये जीरो पे चला जाए, मतलब इसका आंसर अगर जीरो आ जाए, ये इक्वल टू जीरो आ जाए, देन आप कह सकते हैं ये क्या है? नॉर्म स्पेस है। ठीक है, इसमें भी देखिए उन्होंने जस्ट इतना लिखा हुआ है एलिमेंट्स आर स्पैनिंग एंड आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। जस्ट आपने नॉर्म में इस चीज़ को कैसे लिखना है? पहले आप लेंगे एक्स इसके इक्वल है, देन आपने इन द फॉर्म ऑफ नॉर्म आप इसको कैसे लिखेंगे? आप जस्ट इसमें से एक्स माइनस ये वाली चीज़ है इधर आके माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये एक्स इसके इक्वल है। जब आप इसको यहाँ लेके आएंगे तो ये सारी चीज़ क्या हो जाएगी? माइनस, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आप ये सारी राइट हैंड साइड को उठा के इधर लेके आ रहे हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए, ये स्पेस क्या होती है? ये नॉर्म स्पेस होती है। नेक्स्ट है थ्योरम कंप्लीशन। लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स बी ए नॉर्म स्पेस। There is a Banach space X and an isometry of form X onto subspace W of X which is dense in X। आप कब उसको बोलेंगे कि वो सबस्पेस है? which is dense in X, अगर वो X में डेंस कर जाए, जो सबस्पेस है वो X में डेंस कर जाए, देन आप उसको मतलब आइसोमेट्री भी है और सबस्पेस भी है। जस्ट MCQs के लिए इसको एक बार आपने देखना है। स्पेस X इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर आइसोमेट्रीज। मॉड्यूल लेमा, अब ये जो लेमा होती है ना, आपके यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा MCQs बनते हैं, या जो थ्योरम जिनके काफ़ी ज़्यादा उनके थ्योरम के जो प्रूफ हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होती हैं, उनके स्टेटमेंट को एक नज़र से पढ़ लिया करें, इसके लिए कि वहाँ से अगर आपका कोई MCQs बन जाए तो आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो। अदरवाइज जो जितने लेंथी जो आपके प्रूफ होते हैं ना, वो आपके पेपर में कभी भी नहीं आते। लेमा है यहाँ पे, अब लेमा में भी आपने जैसे इसका देखना है कि यहाँ से आपका कोई MCQs ना बन जाए। इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, अल्फा 1 X1 अल्फा 2 X2 अप टू सो ऑन अल्फा एन XN। इसका अगर आप नॉर्म लेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे? C। अगर आप यहाँ से C को सेपरेट कर लें और यहाँ पर अल्फा 1 का प्लस अल्फा 2 अप टू सो ऑन अल्फा एन, मतलब ये वाली चीज़ आपने याद रखनी है। ये चीज़ आपके वो MCQs में दे सकते हैं, लेस देन इक्वल टू करके जस्ट इक्वल टू, लेस देन इक्वल, तो आपने याद रखना है ये चीज़ किसके इक्वल होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है, ये चीज़ इससे ग्रेटर देन इक्वल टू होती है। नेक्स्ट आपके पास है मॉड्यूल नंबर 46। एवरी फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस वाई ऑफ नॉर्म स्पेस एक्स इज कंप्लीट इफ एवरी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस इज कंप्लीट। अब आप यहाँ पे इतना कह रहे हैं कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस सबस्पेस वाई ऑफ नॉर्म स्पेस एक्स इज कंप्लीट। जितनी भी फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस होती है ना फाइनाइट के केस में, ठीक है, वो क्या होती है? वो कंप्लीट होती है। मतलब अगर आपके पास एक नॉर्म स्पेस है एक्स, अगर वो कंप्लीट है तो फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस वाई वो भी क्या होगी? कंप्लीट होगी। इन पर्टिकुलर एवरी फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस इज कंप्लीट। अगर आपके पास वो यही कह रही है, अगर आपके पास एक नॉर्म स्पेस है ना एक्स, अगर वो कंप्लीट है तो उसकी जो सब स्पेस है, लेकिन सब स्पेस क्या होनी चाहिए? फाइनाइट डायमेंशनल होनी चाहिए, तो वो भी क्या होगी? कंप्लीट होगी। नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 47 है एवरी फाइनाइट। यही बात उन्होंने दोबारा फिर से रिपीट की हुई है कि जो फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस होती है वो भी क्या कंप्लीट होती है? अगर नॉर्म स्पेस एक्स क्या हो वो कंप्लीट हो। लेकिन ये आपने याद रखनी, ये बात उन्होंने इस थ्योरम में यही बात लिखी हुई है कि जस्ट ये फाइनेंशियल डायमेंशनल स्पेस में है। दिस इज ट्रू फॉर जस्ट फाइनेंशियल डायमेंशनल सब स्पेस, नॉट फॉर इनफाइनाइट सब स्पेस। इनफाइनाइट सब स्पेस के लिए ये चीज़ ट्रू नहीं है। ये जस्ट किसके लिए ट्रू है? फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस के लिए, कि अगर वो नॉर्म स्पेस एक्स वो कंप्लीट है तो इसकी सब स्पेस भी क्या होगी? कंप्लीट होगी। ठीक है, यहाँ पे देखें C01 ये भी क्या है? ये इनफाइनाइट है। I स्क्वायर ये भी इनफाइनाइट है। जितने भी इनफाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस हैं ये क्या हैं? ये इसकी जो सब स्पेस होगी वो कंप्लीट नहीं होगी। नेक्स्ट है आपके पास मॉड्यूल नंबर 48 नॉर्म स्पेस। नॉर्म स्पेस आर नॉर्म ऑन वेक्टर स्पेस एक्स सेट टू बी इक्विवेलेंट टू अ नॉर्म, इसके इक्वल ऑन एक्स देयर पॉसिबल में। अब ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। ए एक्स का नॉर्म लिया, नॉट लेस देन इक्वल टू एक्स का नॉर्म, लेस देन इक्वल टू एक्स का नॉर्म, नॉट बी। मतलब ये आपने ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे ए, यहाँ पे आप लिखेंगे, फिर एक्स का नॉर्म लेंगे लेस देन इक्वल टू, फिर एक्स का नॉर्म, फिर लेस देन इक्वल टू एक्स का नॉर्म, यहाँ पे बी। मतलब ये आपने कोई भी दो आपने स्केलर लिए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इक्विवेलेंट नॉर्म ऑन एक्स डिफाइन सेम टोपोलॉजी फॉर एक्स, ये सेम टोपोलॉजी पर डिफाइन होते हैं। इक्विवेलेंट नॉर्म किससे कहते हैं? इक्विवेलेंट नॉर्म ये होती है कि आप अगर किसी का भी नॉर्म लें वो किसके इक्वल होना चाहिए? इस यहाँ पे अगर आप नॉट लगा दें, ठीक है, नॉर्म लेने के बाद यहाँ पे नॉट लगा दें। यही वाली चीज़ आपने बस इस नॉर्म स्पेस में ये वाली चीज़ याद रखनी है। ये वाली आपके MCQs में पूछ सकते हैं। होप सो आपको इन टॉपिक्स की समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।